एक गांव में राजेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस गांव में बहुत ही खुशहाली थी। चारों तरफ सभी लोग आराम से रह रहे थे। उस गांव के लोग खेती करके अपना गुजारा करते। राजेश बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करता। खुद के खेत ना होने की वजह से दूसरे के खेतों में काम करने जाया करता। एक दिन की बात है, राजेश खेतों पर काम करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे सेठ मिला और सेठ ने राजेश से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो राजेश? कहीं नहीं सेठ जी, काम करने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे खेतों में भी कुछ काम था। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरे खेतों में काम कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बता देना, मैं काम करने के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी आज मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल से तुम मेरे खेतों में आ जाना। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज मुझे दूसरा काम मिल गया। इसके बाद वो खेतों पर आ गया और काम करने लगा। तभी वहाँ पर गांव का किशोर आया और बोला, अरे राजेश, तुम मोहन के खेतों में काम कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं मोहन की खेतों में काम करता हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे तुझे पता नहीं है, कल रात मोहन जमींदार के पैसे लेकर भाग गया है। क्या, पैसे लेकर भाग गया? यह तुम क्या कह रहे हो? अब मुझे पैसे कौन देगा? यह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वह तो खुद पैसे लेकर भागा है। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई मारी गई। मोहन ने उसे एक हफ्ते के पैसे नहीं दिए थे। वो सोच रहा था कि एक साथ मिलकर जाएंगे, पर अब मोहन पैसे लेकर भाग गया, जिससे राजेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था गरीबों के भी साथ ऐसा होता है। इसके बाद राजेश घर आया। उसकी पत्नी शीतल ने जब राजेश को इतना दुखी देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सुबह तो उसका पति काफी खुश था। इस पर शीतल ने कहा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, मैं जिसके खेत में काम कर रहा था वो पैसे लेकर भाग गया है। क्या, पैसे लेकर भाग गया? तो अब फिर हमारे पैसे कौन देगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह तो खुद पैसे लेकर भागा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच ही तो कह रहा हूँ, ना ही खुद का खेत है, ना ही कोई काम। अगर कुछ होता तो कम से कम अपना काम करता तो। अरे चलिए, जो हुआ सो जाने दीजिए। वैसे भी भगवान सब देख रहा है, उसका भी न्याय होगा। ये सुनकर राजेश ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वह सेठ के खेतों पर काम करने गया। सेठ ने जब राजेश को देखा तो पूछा, आओ आओ राजेश, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो काम शुरू कर दो। सेठ जी, काम तो शुरू कर दूंगा, पर आप मुझे पहले पैसे दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? पैसे तो काम करने के बाद मिलते हैं ना। मुझे पता है सेठ जी, पर मेरे पहले ही बहुत सारे पैसे मारे जा चुके हैं। कल मोहन मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी। लग तो ऐसा ही रहा है। चलो तुम ऐसा करो, रोजाना पैसे लेते जाना, मैं तुम्हारे पैसे इकट्ठा नहीं करूंगा। ये सुनकर राजेश मान गया और उसके खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन राकेश का मन काफी ज्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से वह जंगलों में घूमने के लिए निकल गया। क्या करूं, कोई काम ही नहीं मिल रहा। ऐसा करता हूँ, आज जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? ये कहकर वो अभी जा ही रहा था
कि तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर वो वहाँ रुक गया और अपने आप से बोला, अरे यह तो कोई साधु महात्मा लग रहे हैं। क्या इनसे मुझे बात करनी चाहिए? शायद कुछ समाधान मिल जाए। यही सोचकर वो साधु के पास आया और साधु ने जब राजेश को देखा तो कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं साधु महाराज, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। गरीबों में पैदा हुआ हूँ और लगता है गरीबी में ही मरूंगा। ये सुनकर साधु ने उससे कहा, तुम परेशान मत हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। चिंता मत करो, तुम्हारा समय भी जल्द बदलेगा। यह लो, यह एक लॉकेट है, इसे अपने गले में डाल लेना। ये कहकर साधु ने राजेश को एक लॉकेट दिया, जिसे लेकर राजेश ने अपने गले में डाल लिया और वहाँ से चला गया। और घर आने पर शीतल ने पूछा, आजी आप कहाँ गए थे? अरे मैं जंगल गया था, वहाँ मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझे यह लॉकेट दिया है। क्या लॉकेट दिया? पर इस लॉकेट से क्या होगा? यह तो मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। पर वह कह रहे थे मेरी इससे किस्मत बदल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी भगवान जी से यही दुआ करूंगी कि आपकी किस्मत जल्द बदले। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफी परेशान था, क्योंकि सारे गांव वालों ने अभी तक कर नहीं दिया। जिस पर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, आज गांव वालों से जाकर कर ले लूंगा, क्योंकि अगर कर नहीं लिया तो सारा कर मुझे अकेले जमा करना पड़ेगा। ये कहकर सेठ गांव में कर लेने आ गया। सबसे पहले किशोर के घर गया। किशोर ने सेठ को देखा तो कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर क्यों? किशोर, तुम्हें याद नहीं है, इस माह तुम्हें कर देना है। याद तो है सेठ जी, पर मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए। तो मैं क्या करूं? तुम लोगों का हर बार यही हो गया है। मैं तो तंग आ चुका हूं तुम लोगों से। आप ऐसा कीजिए, इस बार और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे इकट्ठा दे दूंगा। ठीक है, दे देना ध्यान से, वरना मैं तुम्हारा घर गिरवी रख लूंगा। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया, जिस पर किशोर भी काफी दुखी हुआ। इसके बाद वो राजेश के घर आया, जहाँ पर राजेश बाहर बैठा हुआ था। राजेश सेठ को देखकर बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ, कर लेने आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है, यह काम राजा ने मुझे सौंपा है। हाँ, मुझे पता है, मैं अभी आपको करके पैसे देता हूँ। ये कहकर वे पैसे लेकर आया और दे दिए, जिस पर सेठ ने कहा, अरे ये तो आधे ही पैसे हैं। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगले माह दे दूंगा। तुम लोग बस यही करते हो, मैं राजा जी से तुम लोगों की शिकायत करूंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। भला मैं आपके पैसे लेकर कहाँ भागूंगा? भागोगे तो कहीं नहीं, फिर भी डर लगा रहता है। तुम्हें तो पता ही है जमींदार के साथ क्या हुआ था। हाँ, मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुनकर सेठ वहाँ से चला गया और इसके बाद राजेश भी वहाँ से चला गया, क्योंकि अब उसे अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करना था। पर कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी परेशान हुआ। यहाँ तो कोई काम ही नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ? अगर काम नहीं मिला तो आज मेरे घर वाले खाएंगे क्या? राजेश काफी ज्यादा दुखी था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लेता हूँ। अब बस यही एक रास्ता बचा है। ये सोचकर वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल चला गया। जंगल से आने के बाद वहाँ पर लकड़ियों को काटने लगता है। लकड़ियों को काटते समय उसका ध्यान एक गुफा पर गया। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे यह जंगल में गुफा क्या कर रही है? और वे उसी गुफा की तरफ चला गया। गुफा में आने के बाद उसने देखा वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। अरे इस गुफा में तो बहुत ज्यादा अंधेरा है।
तभी गुफा में उसे दो रास्ते दिखाई दिए। उन रास्तों को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, इस गुफा में तो दो रास्ते हैं, मैं किस रास्ते से जाऊं? ये सोचकर वो पहले रास्ते पर चला गया, जिससे वह सीधा गांव में निकला। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, यह तो गांव का रास्ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके बाद वह उसी रास्ते से आया तो वापस गुफा में लौट आया, जिस पर उसने कहा, यह तो गांव जाने का छोटा रास्ता है, पर यह दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? मुझे इस रास्ते पर भी जाकर देखना चाहिए। ये कहकर वह दूसरे रास्ते पर चल गया। कुछ ही दूर जाने पर वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ पर दो रास्ते बने हुए थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, अरे, यहाँ पर तो फिर दो रास्ते हैं, अब मैं किस पर जाऊँ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से पहले रास्ते पर चला गया, जहाँ एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे को देखकर उसने कहा, अरे, यहाँ पर तो दरवाजा है, क्या मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए? यही सोचकर उसने दरवाजे को खोला तो वो बुरी तरह हैरान हुआ, क्योंकि वो दरवाजा महल में निकला था। अरे, यह तो महल का रास्ता है। वो एकदम घबरा कर वापस गुफा में आया और अपने आप से बोला, इस दूसरे रास्ते में क्या है? ये कहकर वो उसी रास्ते पर चल गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ था, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना चांदी है। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिससे वह छिप गया। उसने देखा वहाँ एक आदमी आया और बहुत सारा धन लाया था, और उस धन को वहीं रख दिया और वापस चला गया, जिससे राजेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और अपने आप से बोला, यह आदमी कौन था? मुझे पता लगाना पड़ेगा। और यह भला इतना सारा धन लाता कहाँ से है? इसके बाद वो गुफा से बाहर आ गया और बाजार जाकर लकड़ियां बेचकर घर का सामान ले आया। रात होने की वजह से शीतल काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अभी तक राजेश घर लौट कर नहीं आया। अरे, ये लौट कर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? वैसे तो शाम होने से पहले ही आ जाया करते थे। कुछ देर बाद जब राजेश आया तो शीतल ने कहा, आप कहाँ थे? इतनी देर लगा दी आने में। कहीं नहीं, जंगल गया था। यह लो, मैं सामान ले आया हूँ। ये सुनकर शीतल ने सामान लिया और खाना बनाने में लग गई। वहीं राजेश उसी गुफा के बारे में सोच रहा था। वो गुफा बड़ी ही विचित्र थी, जिसमें बहुत सारे रास्ते थे। हर रास्ता कहीं न कहीं जाता था। उसने अपने आप से कहा, पता नहीं यह गुफा किसने बनाई। बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है। पहले रास्ता गांव में और दूसरे रास्ता सीधा महल में जाता है। क्या राजा को इस बारे में कुछ पता है? वहीं दूसरी तरफ महल में राजा काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस राज्य में बहुत सारी चोरियां हो रही थी और अब तक चोर पकड़ा नहीं गया था। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, महाराज की जय हो, मैं गांव वालों से कर ले आया हूँ। आओ आओ सेठ, सारा कर मंत्री को दे दो। ठीक है महाराज। ये कहकर सेठ ने सारा कर मंत्री को दे दिया। जब सेठ ने राजा को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ दिनों से लगातार महल में चोरियां हो रही हैं, वहीं गांव में भी चोरी हो रही है। तुम्हें तो पता ही है जमींदार के साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर वह तो गांव का मोहन ही पैसे लेकर भाग गया था। वह तो पैसे लेकर भाग गया, इसके बाद जमींदार के घर फिर चोरी हो गई। तुम भी सावधान रहना। क्या जमींदार के घर चोरी हो गई? पर मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं लगा। पता लगता कैसे? जमींदार ने किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि वह चोर बड़ी सावधानी से पैसे चुरा रहा है। उसने महल में भी कई बार चोरी की है, पर अभी तक पकड़ा नहीं गया। समझ नहीं आ रहा यह सब कौन कर रहा है। सुनकर सेठ भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया और वही राजा काफी ज्यादा परेशान था। उसने मंत्री से कहा, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे?
महाराज, हमें पता ही नहीं लगता वह कहाँ से आता है, क्योंकि वह बड़ी सावधानी से धन चुरा लेकर जा रहा है। हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजों को चुरा कर ले गया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, और तुम लोगों ने अभी तक पता ही नहीं लगा पाया। मुझे जल्द से जल्द उस चोर का पता चाहिए। ये सुनकर मंत्री वहाँ से चला गया और वहाँ से आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब मैं कैसे उस चोर को पकड़ूं? सारे सैनिकों को काम पर लगा रखा है, पर कोई भी सैनिक उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा। पता नहीं लग रहा आखिर वह चोर कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ गांव में लौट कर आया। वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उसे भी डर लग रहा था कि उसके यहाँ चोरी न हो जाए। अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा, कहीं चोर मेरे घर से भी चोरी ना कर ले जाए। दूसरी तरफ राजेश फिर से उसी गुफा में आया, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। इतना सारा धन देखकर उसे अपने आप से कहा, यहाँ तो बहुत सारा धन है, अगर थोड़ा मैं ले भी लूंगा तो कौन जान पाएगा। यही सोचकर राजेश ने थोड़ा सा धन लेकर घर आता है। जब शीतल इतना सारा धन देखती है तो काफी हैरान होती है। अजी, आप इतना धन कहाँ से ले आए? क्या आपने चोरी की है? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर इतना सारा धन? इस पर राजेश ने शीतल को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शीतल काफी हैरान हुई और बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको इसके बारे में महाराज से बात करनी चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो, पर मुझे डर भी लग रहा है, कहीं वह मुझे ही चोर ना समझ ले। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इस बारे में सेठ को बताइए या फिर गांव के मुखिया को बताइए। हाँ, यह तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सेठ को इस बारे में बताऊंगा। अच्छा, तुम इस सारे धन को आराम से रख लो, वैसे भी चोर के घर से चोरी करना कोई बुरा काम नहीं। ये सुनकर शीतल ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद राजेश सेठ के घर आया, जहाँ सेठ काफी परेशान बैठा हुआ था। और सेठ को इतना परेशान देखकर राजेश ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? अरे राजेश, क्या बताऊं, कल मैं राजा के यहाँ गया तो पता लगा महल में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, वहीं नगर में भी बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी है। क्या? पर यह तो हमें पता ही नहीं लगा, कब से चोरियां होने लगी? पता नहीं, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वह चोर मेरे घर पर भी चोरी ना कर जाए, क्योंकि जमींदार के घर पर भी वो चोरी कर चुका है कई बार। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने दिमाग लगाया तो पता लगा ये सब गुफा से ही जुड़ा हुआ है। और उसने सेठ से कहा, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, मुझे यह तो नहीं पता यह चोरियां कौन कर रहा है, पर यह पता है जो चोरियां कर रहा है वह धन कहाँ ले जा रहा है। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सेठ जी। इसके बाद राजेश ने सेठ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेठ काफी हैरान हुआ और बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे उस गुफा में ले चलो। इसके बाद राजेश ने सेठ को भी उस गुफा में लेकर आ गया। गुफा को देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर गुफा है। मुझे भी नहीं पता था, वह तो अच्छा हुआ उस दिन मैं लकड़ियाँ काटने आया और मेरी नजर इस गुफा पर पड़ गई। लगता है पहले यह गुफा यहाँ पर छुपी हुई होगी, इसीलिए। हाँ, सही कह रहे हो, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दी। अच्छा, तो अब हमें इसके अंदर चलना चाहिए। हाँ हाँ, पर सावधानी से, अगर अंदर वह हुआ तो कहीं वह हम पर हमला न कर दे। इसके बाद वो लोग सावधानी से गुफा के अंदर चले गए। उस समय गुफा के अंदर कोई नहीं था। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर आए। उन्हें 2 दरवाजे दिखाई दिए, पर राजेश उन्हें दूसरे दरवाजे पर ले आया, जहाँ पर 2 दरवाजे थे, जिन्हें लेकर सेठ हैरान हुआ और कहने लगा, अरे यहाँ पर फिर 2 दरवाजे हैं। हाँ हाँ सेठ जी, एक दरवाजा तो महल में जाता है और दूसरा खजाने तक। ये सुनकर सेठ काफी हैरान हुआ और इसके बाद वो लोग खजाने के पास गए।
इतना सारा धन देखकर सेठ को पता लगा कि इसी गुफा से चोर चोरी कर रहा है। इसके बाद सेठ ने कहा, अब हमें दूसरे दरवाजे में यानी महल में जाना चाहिए। इसके बाद वो महल में आ गए। महल में आने के बाद सेठ ने कहा, हमें इस बारे में राजा को जानकारी देनी चाहिए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो लोग राजा के पास आए। उन दोनों को महल में देखकर राजा काफी हैरान हुआ कि ये लोग महल में कहां से आ गए। और राजा ने कहा, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि महाराज, महल में आने का एक गुप्त रास्ता है। क्या गुप्त रास्ता? यह तुम क्या कह रहे हो? हमें तो उस रास्ते के बारे में पता ही नहीं। हाँ, और इसीलिए आपको यह भी नहीं पता कि उसी रास्ते से महल में चोरियां हो रही है। ये सुनकर राजा काफी हैरान हो गए और इसके बाद राजा मंत्री को उसी जगह ले गए। गुफा के दरवाजे को देखकर राजा काफी हैरान हुए और बोले, अरे यह गुप्त दरवाजा कहाँ से आ गया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। आपका महल ही इतना बड़ा है कि आपने कभी भी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया और इसी का फायदा उस चोर ने उठाया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें चोर का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही चोर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाई और चोर का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे रात हुई पर अभी तक चोर नहीं आया, जिस पर राजा ने कहा, अभी तक चोर तो आया ही नहीं। हाँ महाराज, अभी तो नहीं आया पर हमें इंतजार करना चाहिए। पर कब तक इंतजार करूं? कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता लग गया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसे अभी कुछ पता नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ गुफा में एक आदमी आया। गुफा में आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब मुझे महल में जाना चाहिए क्योंकि अब तो सभी लोग सो गए होंगे। ये सोचकर वो महल वाले दरवाजे पर पहुंच गया। वहां आकर बोला, आज रात मेरी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, जिससे किसी को शक नहीं होगा। ये कहकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही मंत्री ने उसे दबोच लिया, जिससे वह पूरी तरह से हैरान हुआ। आ गए तुम? हमें तुम्हारा ही इंतजार था। राजा और बाकी लोगों को देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये लोग यहाँ पर कहां से आ गए। और इस पर आदमी ने कहा, आप लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला था? क्योंकि मुझे राजेश ने सब कुछ पहले ही बता दिया। पहले तुम अपना चेहरा तो दिखाओ। उस आदमी ने अपना चेहरा ढक रखा था। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो सेठ और राजेश काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मोहन था। मोहन, तुम? इसका मतलब तुम ही ये चोरियां कर रहे थे। हमें लगा तुम यहाँ से भाग गए। भागा नहीं था। जब मैं जमींदार के घर से चोरी करके भागा तो इसी गुफा में आ गया, और गुफा में आने के बाद मुझे पता लगा कि इस गुफा का दरवाजा महल और गांव तक जाता है, और तभी मेरे दिमाग में चोरी करने का ख्याल आया। अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक तुम ही चोरी कर रहे थे। ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। ये सुनकर मंत्री मोहन को पकड़कर ले गया और अब राजा काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने उन दोनों से कहा, आज तुम दोनों की वजह से चोर पकड़ा गया, वरना मैं तो कभी भी चोर को पकड़ ही नहीं पाता। महाराज, यह सब राजेश की वजह से हुआ है। राजेश ने ही मुझे इस बारे में बताया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, और इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये कहकर राजा ने राजेश को इनाम दिया। वहीं गुफा से सारा खजाना महल में लाया गया और राजेश काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद वह साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, आपकी कृपा से अब मैं गरीबी से मुक्त हो गया हूँ। यह सब इसी लॉकेट की वजह से हुआ है। यह इस लॉकेट की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और निडरता की वजह से हुआ है। मैंने तो यह लॉकेट इसीलिए दिया था जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी।
जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तकदीर लिखने वाला तो विधाता है। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वो उसी गुफा में चला गया। और गुफा में आने के बाद उसने कहा, अब तो इस गुफा में कुछ नहीं होगा, चलो एक बार जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर जब वो खजाने वाली जगह पर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि राजा ने सारा खजाना पहले ही महल में रखवा दिया था। ये देखकर वो वहाँ से लौटने लगा था, तभी उसकी नजर एक मटकी पर गई। जैसे ही उसने मटकी उठाई तो उसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। ये देखकर राजेश बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु महाराज सच कह रहे थे, तकदीर लिखने वाले आप ही हैं। और उसके बाद वो मटकी को घर ले आया और शीतल ने जब मटकी देखी तो बोली, अजय ये आपको मटकी कहाँ से मिली? यह मटकी मुझे उसी गुफा में मिली। मुझे लगता है यह मटकी गलती से रह गई होगी और शायद मेरे नसीब में थी। ये सुनकर शीतल काफी ज्यादा खुश हुई और इस तरह राजेश की सारी गरीबी दूर हो गई और अब वो लोग आराम से रहने लगे थे। और इस तरह राजेश की तकदीर बदल गई। अब वो अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता था।